नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, हम क्लास 7 की NCERT में सामाजिक विज्ञान को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा अध्याय नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और के बारे में 12वीं से 15वीं शताब्दी तक के बारे में। दोस्तों, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने दोस्तों गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। दोस्तों, तालिका नंबर 1 पर नजर डालें तो पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी थी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें की चाहमान नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। दोस्तों, यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। दोस्तों, दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। दोस्तों, तालिका 1 पर फिर से नजर डालें और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए और मानचित्र 1 को देखकर देहली, एगोना, सीरी और पनाह जहाँ पनाह को पहचानिए। दोस्तों, देहली एगोना यह यहाँ पर है और जहाँ पनाह यहाँ पर, सीरी का किला यहाँ पर है। दोस्तों, यह तालिका आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। दिल्ली के शासक राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। दोस्तों, अरंगपाल तोमर, इसका शासनकाल रहा था 1130 से 1145 तक। चौहान वंश 1165 से 1192 तक, यानी कि पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों, इनका शासनकाल था 1206 से 1210 तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका शासनकाल था 1210 से 1236 तक। रजिया सुल्तान, दोस्तों, इसका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। गयासुद्दीन बलबन, दोस्तों, इनका शासनकाल था 1266 से 1287 तक। खलजी वंश या फिर खिलजी वंश, दोस्तों, इसका शासनकाल था 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे, इनका शासनकाल था 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। दोस्तों, इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और तुगलक वंश चला था 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, इसका शासनकाल था 1320 से 1324 तक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल था 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक, इनका शासनकाल रहा था 1351 से 1388 तक। सैयद वंश, दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान के द्वारा की गई थी और सैयद वंश चला था 1414 से 1451 तक। खिज्र खान का शासनकाल था 1414 से 1421 तक। लोदी वंश, दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और
इस वंश का शासनकाल था 1451 से 1526 तक। दोस्तों बहलोल लोदी, इनका शासनकाल था 1451 से 1489 तक। दोस्तों लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या करके पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सुल्तानों के अधीन दिल्ली, इतिहास, तारीख, जो कि एक वचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की फारसी भाषा, जो प्रशासनिक भाषा थी, वह फारसी थी। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। एक कुछ और बातें ध्यान देने योग्य रखें दोस्तों। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1336 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। दोस्तों अब दिल्ली सल्तनत की न्याय व्यवस्था कैसी थी उसको आपको याद रखना है। दोस्तों 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ऐसा लिखा है इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने। दोस्तों रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के लिए खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की राजधानी रुद्रमा देवी, जो कि इनका शासन था 1262 से 1289 के बीच के व्यवहार से रजी का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। दोस्तों
दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य की समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगान का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों की सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और आमिर सरदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर जो कर लगता था, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और घरों पर कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र से जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर
वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। दोस्तों, सरदार और उनकी किलेबंदी। दोस्तों, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है। अर्थात दोस्तों, वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल। दोस्तों, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी, जो कि सूरी वंश का संस्थापक था दोस्तों, इसका शासनकाल था 1540 से 1545 तक। दोस्तों, 1545 में शेरशाह सूरी जो है कालिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर इसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि दो बार इसका शासन था, पहली बार दोस्तों इसने 1530 से 40 तक शासन किया और दूसरी बार 1555 से 1556 ईस्वी तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से 55 तक शासन किया, लेकिन इसके शासनकाल ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था, ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का तीसरा चैप्टर, समाप्त होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।